हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पदार्थ चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये हमारा पार्ट 2 अभी चलेगा और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। तो पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th का ये चैप्टर है। क्लास 9th एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 मिलेगा, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पंच तत्व के बारे में पढ़ा था और पार्ट 1 में हमने जाना कि पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। वो जो सूक्ष्म कण होते हैं इनके पास भाई खुद की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि ये जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो कणों के पास ये जो अलग अलग विशेषताएं हैं, इसके कारण पदार्थ जो है अपने 3 रूपों में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पदार्थ की अवस्था कहते हैं। राइट, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो हम लोग उन्हीं अवस्थाओं के बारे में इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे और अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि पदार्थ के एक अवस्था को हम लोग दूसरे अवस्था में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के इस पार्ट 2 में। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं आपके आसपास में, या तो वो ठोस हो सकते हैं या फिर द्रव या फिर गैस होंगे। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। मैंने आपसे कहा कि पदार्थ के कणों के पास जो अलग अलग विशेषताएं होती है, उसी के कारण पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, अर्थात पदार्थ अपने 3 रूपों में पाया जाता है, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे विस्तार से। डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये जो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं ठोस अवस्था से। ठोस अवस्था को समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक्टिविटी 1.9 दिया गया है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, इकट्ठा कर लेना है। पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी की छड़ है। तो मैंने यहाँ पर पेन और किताब को ले लिया है। ये 4 चीजें आपको लेनी है, पेन है, किताब है, सुई है और लकड़ी की छड़ है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाए। जैसे मान लो कि हमें गोल एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं कि कोई चूड़ी ले लेते हैं या कोई ऐसा हार्ड चीज लेते हैं जो गोल है, और उसके अराउंड हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेंसिल को घुमाते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं एक कंप्लीट सर्किल, अच्छे से गोल। कुछ वही चीज आपको यहां पर करना है। हमें क्या करना है, ऐसे रेखा चित्र जो है बनाना है। ऐसे रेखा चित्र जो है इन चारों वस्तुओं के इसमें बनाना है। ऐसे हमें पेन के साथ भी करना है। राइट। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। देखो, निश्चित आकार है। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक निश्चित जो है आकार देखने को मिलेगा। इसका आकार अपना अलग होगा, इसका आकार अलग है, लेकिन निश्चित आकार है। मान लो इस किताब को उठाकर हम कहीं और डाल देते हैं और वहां पर ड्रॉ करते हैं, फिर भी हमें यही आकार मिलने वाला है और ना ही इसका आयतन चेंज होगा। और स्पष्ट सीमाएं हैं भाई, हमें स्पष्ट सीमाएं जो है इसकी देखने को मिलेगी, इसकी देखने को मिलेगी। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। अगर हम इन वस्तुओं पर हथौड़ा मारे, खींचे, गिराएं तो क्या होगा। हो सकता है कि वो टूट जाए, ऐसा हो सकता है। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। अगर हम इन चारों ही वस्तुओं को एक साथ रख देते हैं किसी चीज में, मान लो बंद करके ही रख दिया, तो क्या ऐसा होगा कि सारी चीजें जो आपस में घुल मिल जाएगी। जैसे हम लोग पानी में नमक मिला देते हैं, घोल देते हैं, कुछ ऐसा होगा क्या। ऐसा नहीं होने वाला है। राइट। पेन, किताब, सुई और लकड़ी, ये सब क्या है कि आपस में विसरित नहीं होंगे। इनका विसरण जो है संभव नहीं है। ये विसरित नहीं होंगे, ये आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं अपने आप। राइट। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है। क्या फोर्स लगा करके बाहर से ऐसा हो सकता है कि हम इसके आयतन को कम कर दें, है ना। ये पेन है, इसको हम दबा दें, दबा करके पेन को छोटा कर दें, इसके आयतन को कम कर दें, इनके कणों को हम पास पास ले आए बल लगा करके, ऐसा नहीं होगा।
तो हम इन्हें संपीड़ित करने का प्रयास करेंगे, इनका संपीड़न जो है नहीं हो पाएगा। तो ये एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म किया और इन सारी बातों को देखा। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, यानी किताब, सुई, लकड़ी का छर और क्या था, एक पेन, ये सारे क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। स्थिर आयतन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आयतन स्थिर है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई चीज कंप्रेस हो जाए, संपीड़ित हो जाए तो उसका आयतन कम हो जाता है, लेकिन जो ठोस होते हैं भाई, इनका आयतन स्थिर रहता है, इनके आयतन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका आयतन कम नहीं होगा बाहर से बल लगाने पर। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, नहीं के बराबर ये कंप्रेस होते हैं। तो ठोस के ये सारे गुण जो है आपको याद रखने पड़ेंगे कि ठोसों का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, हम ड्रॉ करते हैं तो हमें स्पष्ट सीमा देखने को मिलती है, और ये संपीड़ित नहीं होते हैं, राइट। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, इनका आकार निश्चित होता है, हम बाहर से बल लगा करके कोशिश करते हैं कि इसके आकार को चेंज कर दें, फिर भी आकार इसका बदलता नहीं है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। हम बल लगाएंगे आकार को बदलने के लिए, आकार नहीं बदलेगा, भले ही वो टूट जाए, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो दृढ़ता, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दृढ़ता से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे हम पदार्थ के ऊपर बाह्य बल लगाते हैं, वो टूट जाता है लेकिन अपने आकार को नहीं बदलता है, यानी हमारे बाहर से बल लगाने के बावजूद भी वो आकार नहीं बदलता है पदार्थ, तो हम बोलेंगे कि पदार्थ जो है दृढ़ है। तो ठोस के बारे में आप क्या सब याद रखेंगे, देख लो, ये सारे जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निश्चित आकार होता है, राइट, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, आयतन भी स्थिर होता है, ये संपीड़ित नहीं होते हैं और ये दृढ़ होते हैं। ये 5 विशेषताएं जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। अब यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। देखो, हमने पढ़ा कि ठोस का आकार निश्चित होता है, रबर बैंड को तो हम खींच सकते हैं ना, उसके आकार को चेंज कर देते हैं, तो बताओ क्या ये ठोस है या नहीं है। बिल्कुल ये ठोस है, हम उसको फोर्स लगा करके आकार चेंज तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो अपने मूल आकार में वापस लौट जाता है, अपने मूल आकार में, अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट जाता है, अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापस लौट जाता है। तो ये ठोसों का गुण होता है, ठोसों का गुण होता है कि हम फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा आकार में चेंज हो गया, हम फोर्स हटा दें तो वापस अपने पहले वाले आकार में लौट जाएगा। तो ये ठोस का ही प्रॉपर्टी है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। मान लो कि आपने आधा किलो चीनी ले आया, उसको डाल दिया कुछ इस प्रकार के बर्तन में, है ना, कुछ इस प्रकार के बर्तन में, फिर आपने डाल दिया कुछ इस प्रकार के बर्तन में, फिर आपने डाल दिया कुछ इस प्रकार के बर्तन में, फिर आपने डाल दिया कुछ इस प्रकार के बर्तन में। तो चीनी को हम डालेंगे तो जो बर्तन का आकार है, उसी का आकार जो है चीनी या फिर नमक ले लेते हैं। तो क्या माना जाए, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, हमने तो ये पढ़ा है ठोस के बारे में। तो चीनी के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखो, चीनी जो आप लेते हैं ना, उसमें चीनी के बहुत सारे दाने होते हैं, चीनी के बहुत सारे कण होते हैं, चीनी के बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। तो अगर आप किसी एक क्रिस्टल को उठा करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीनी अपने आप में क्या है, ठोस है, क्योंकि आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, हम चीनी को कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते और स्पष्ट सीमा हम चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चीनी के एक क्रिस्टल को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। हम जो चीनी लेते हैं, आधा केजी, 1 केजी, 100 ग्राम, जो भी, उसमें चीनी के तो बहुत सारे दाने होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, बोल सकते हैं बहुत सारे कण होते हैं। स्पंज क्या है, स्पंज जिसको हम दबा सकते हैं, स्पंज, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। हमने पढ़ा कि ठोस जो है वो नगण्य संपीड़ितता होती है उनके पास, लेकिन स्पंज को तो हम दबा देते हैं, वो तो है ठोस लेकिन हम दबा सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है। स्पंज को आप देखेंगे उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो उसमें छिद्र होते हैं, उनमें भरी होती है हवा। जो छिद्र होते हैं उसमें हवा भरी होती है, तो जब हम दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो हवा वहां से निकल जाती है, वो हवा वहां से निकल जाती है और उसके कारण वो दब जाता है, ठीक है, उसके कारण वो दब जाता है, उस हवा के निकलने के कारण।
ऐसा नहीं हुआ कि इस स्पंज के जो कण है वो बहुत पास पास आ गए, है ना, इसीलिए वो दब गया, ऐसा नहीं है। हवा जो अंदर भरी थी वो बाहर निकल जाती है, इसके कारण वो ये स्पंज जो है दब जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो रबर बैंड है, चीनी और नमक जो है और ये स्पंज है, ये सभी क्या है, ठोस है, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। हम ज़्यादा बल लगाएंगे रबर टूट जाएगा, और मान लो कि हम ज़्यादा बल नहीं लगाते हैं, ये टूटता नहीं है बल, लेकिन हटा देते हैं तो रबर अपने मूल आकार में लौट जाएगा। ये ठोस का ही गुण होता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं, राइट। क्रिस्टल के जो आकार होंगे वो थोड़ी ना बदल जाएंगे। आप अलग अलग बर्तन में चीनी को डालोगे इसके कारण, इसलिए चीनी और शर्करा क्या है, ठोस है। आगे है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें एयर होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। हम जो पदार्थों का संपीड़न की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग पदार्थ के कणों को पास पास लाते हैं। यह संपीड़ित हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये संपीड़ित हो जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि इनमें जो छिद्र होते हैं उनमें भरी होती है हवा, वो हवा जो बाहर निकलती है ना, तो इसका संपीड़न हो पाता है। ऐसा नहीं है कि जो इनके कण हैं जिनसे ये स्पंज जो है बना हुआ है वो पास पास आते हैं, ऐसा नहीं होता है। एयर के निकलने के कारण इसका जो है संपीड़न हो पाता है, राइट। तो ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है रबर बैंड के बारे में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। शर्करा है, नमक है, राइट, और ये स्पंज है। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। हम लोग द्रव अवस्था की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.10 द्रव अवस्था को समझाने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, राइट। ये है, तेल है, दूध है, जल है, कोल्ड ड्रिंक है और जूस है। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। हम क्या करेंगे, अलग अलग आकार के बर्तन लेंगे, अलग अलग आकार के बर्तन लेंगे और सब पर हम लोग चिन्ह लगा देंगे। कितने तक, 50 ml तक, राइट। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, फैल जाएंगे, ये है ना, बहेंगे, फैल जाएंगे। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक द्रव को उठा लेते हैं। मान लो कि हमने पानी ले लिया, इस पानी को ले लिया और अलग अलग बर्तन में रखा। पहले हम लोगों ने माप लिया, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने ऐसे ऐसे मार्किंग कर लिया कि भाई ये 5 ml है, ये 5 ml है, यहां पर मान लो ये 5 ml है और ये 5 ml है। हम क्या करेंगे, 50 ml, माफ करिएगा 50 ml, है ना, इस पे 5 ml लिखा हुआ है, 50 ml। तो हमने क्या किया कि पानी को 50 ml यहां पर भर दिया, 50 ml हमने पानी को भर दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन कितना है, 50 ml है। अब इसी पानी को हम लोग इस वाले बर्तन में डालेंगे। हमने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है 50 ml यहां पर, कि 50 ml यहां पे आएगा अस्तर, जल का जो अस्तर है। तो जब हमने इस 50 ml पानी को इस वाले बर्तन में रखा तो पानी का शेप तो चेंज हो गया, बर्तन का शेप चेंज हुआ, पानी का शेप चेंज हो गया, राइट। लेकिन हमने देखा आयतन अभी भी 50 ml ही है, पानी यहीं तक आ रहा है। फिर हमने इसी पानी को इसमें पलट दिया, इस बार 50 ml जो है यहाँ पर है मार्किंग, तो यहाँ पर पानी आना चाहिए, जल का स्तर जो यहाँ पर आना चाहिए। तो देखा कि शेप वापस से ये बेलनकार है तो बेलनकार पानी का हो गया शेप, लेकिन अभी भी पानी जो है 50 ml तक ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि उससे कम हो गया फिर उससे ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इस बार हम लोगों ने इसमें डाल दिया तो पानी अभी भी जो है इस 50 ml तक ही आया है और शेप जो है कुछ ऐसा हो गया। तो इससे ये बात तो हमें समझ में आया कि अलग अलग बर्तन में रखने के बाद भी जो पानी है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो द्रव है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। लेकिन हमने अलग अलग आकार के बर्तन में डाला तो उसका आकार जो है अलग अलग हो गया, राइट।
क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं रहता है, अलग अलग बर्तन में डालते हैं, यानी जिस बर्तन में, जिस शेप के बर्तन में डालते हैं जो द्रव होता है उसी का शेप ले लेता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? बिल्कुल, द्रव बहता है। द्रव में बहाव होता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठोसों के केस में देखा कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित थे। द्रव के केस में आकार तो निश्चित नहीं बोलेंगे लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं। ठोसों में देखा कि हम बाहर से बल लगाते हैं। ठोसों के केस में आपने देखा कि बाहर से जब हम बल लगाते हैं तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भले वो टूट जाता है, इसलिए ठोस दृढ़ है। लेकिन द्रव का आकार बदलना बड़ा ही आसान काम है। आप जो भी आकार देना चाहते हैं द्रव को उसमें डाल दो, उसका आकार बदल जाएगा। और द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार जो है बदलता रहता है, इसीलिए जो द्रव है वो अपने आप में क्या है? तरल है। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। इस वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था? 1.4 में आई थिंक हम लोगों ने जल में जो है शहद डाला था और स्याही डाला था, और 1.5 में आई थिंक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला था, है ना। किसमें क्या था पता नहीं है, लेकिन एक में शहद स्याही वाला केस है और दूसरी एक्टिविटी में जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल वाला केस है, राइट। इन दोनों एक्टिविटी के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ठोस है और जो द्रव है ये द्रव में घुल जाते हैं, द्रव में विसरित हो जाते हैं, द्रव में फैल जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए कि द्रव है, ये अपने आप में मान लो कि द्रव है, लिक्विड है। तो आपने देखा था कि आपने शहद डाला था, तो शहद धीरे धीरे पूरे पानी में विस्तृत हो जाता है, राइट। और आपने ये भी देखा कि आपने इसमें डाला था क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का, इसका क्रिस्टल डाला था जो कि अपने पे क्या था? ठोस था। ये ठोस है क्रिस्टल और ये द्रव है। ये और ये दोनों के दोनों जो है पूरे के पूरे पानी में विस्तृत हो जाते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन विस्तृत हो जाते हैं, पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो द्रव है इसमें ठोस का भी विसरण होता है और द्रव का भी विसरण होता है, दोनों का विसरण होता है। समझे आप? तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जल में रहने वाले जो जंतु हैं, जल में रहने वाले जो पौधे हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उन्हें वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो पौधा है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कहाँ से मिलेगी? वो तो जल में है ना। जो जंतु है उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए श्वसन के लिए, तो कहाँ से ये ऑक्सीजन मिलेगी? वो तो जल के अंदर है। तो जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, नेचर को पता है ये चीज कि कुछ जीव जो है वो जल में रहते हैं, उसे भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो नेचर ने क्या कहा? भाई चलो ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसें जल में घुलनशील हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसें हैं और ये दोनों जल में घुल जाती हैं, दोनों जल में घुल जाती हैं और उस घुले हुए ऑक्सीजन को ये जलीय जीव जंतु लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और इस घुले हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जलीय जीव जंतु लेते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो द्रव है इसमें गैस का भी विसरण संभव है, यानी द्रव में ठोस, है ना, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, यानी तीनों घुल सकते हैं, तीनों घुल सकते हैं। द्रव में द्रव का भी विसरण संभव है, द्रव में ठोस का भी विसरण संभव है और द्रव में गैस का भी विसरण संभव है। जैसे आप अलग अलग ठोस ले लेंगे, एक डब्बे में बंद कर देंगे तो आपस में घुल थोड़ी जाएंगे, उनके कण जो है एक दूसरे में समा थोड़ी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन द्रव के केस में ऐसा हो सकता है, द्रव में ठोस भी घुल सकता है, द्रव भी घुल सकता है और गैस भी घुल सकता है। हम लोग दूध और पानी को मिक्स कर लेते हैं, कैसे? विसरण से, है ना, क्योंकि वो आपस में घुल जाते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए
श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, राइट। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। और तीनों का एग्जाम्पल जो है मैंने यहां पर दे दिया, बहुत ही सिंपल है। आप जल में चीनी घोल लेते हैं, नमक घोल लेते हैं, जो किसका एग्जाम्पल है? द्रव में ठोस का विसरण। आप दूध में पानी मिला लेते हैं, वो द्रव में द्रव का विसरण है। और जलीय जीव जंतु जल में घुली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द्रव में गैस का भी विसरण है, संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। भाई ठोसों में तो विसरण होता ही नहीं है, नहीं के बराबर होता है। ठोस में तो विसरण नहीं के बराबर होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर जो है अधिक होती है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो द्रव के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, वो भागते हैं इधर उधर। ठोस के कण भागते नहीं है। मैंने आपसे कहा था ठोस के कण जो है केवल, मान लो ये नाक एक मध्य बिंदु है, तो इसके ठीक आगे पीछे ऐसे ऐसे ठोस केवल कंपन करेंगे, केवल और केवल कंपन करेंगे, इस स्थान को छोड़कर भागेंगे नहीं। लेकिन द्रव के कण मान लो यहां पर है तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, ऐसे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और गैस के कण तो और पागलों की तरह भागते हैं इधर उधर, उनके कणों के पास और भी अधिक ऊर्जा होती है। तो एक तो इनके कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस के कणों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान भी ज्यादा होता है। तो एक तो भागते बड़ी तेज है तो तेजी से फैलेंगे, दूसरी बात क्या है, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा है तो दूसरे पदार्थ के कण आकर के इसमें समा भी जाएंगे। यही कारण है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। कारण पूछे तो द्रव के कण स्वतंत्र होते हैं और उनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। यही कारण है कि द्रव में विसरण जो है फास्ट होता है अगर हम ठोस से कंपेयर करते हैं तो, और द्रव से भी ज्यादा फास्ट गैस का विसरण होता है, क्योंकि उनके कण जो है और तेजी से भागते हैं और उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। कारण यही बनेगा कि कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और रिक्त स्थान ज्यादा होता है। तो ये दोनों चीजें जो है गैसों के केस में अधिक देखने को मिलती है, इसलिए गैसों में जो विसरण की दर है वो और अधिक होती है। अब हम लोग गैसीय अवस्था को कवर करने जा रहे हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। कभी देखना तो पूछ लेना। वैसे कितने गुब्बारे को फुला पाएगा, भर पाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि सिलेंडर में गैस कितनी है। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी गैस जो है ली जाती है, तो आप बोल सकते हो हीलियम। हीलियम गैस लेती है, दहनशील भी नहीं है और हल्की भी है। तो गैसीय अवस्था को समझने के लिए आइए एक्टिविटी 1.11 कवर करते हैं। 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। हम लोग ऐसे 3 अलग अलग क्या लेंगे, सिरिंज लेंगे 100 ml के, और ये जो एंड होता है इसे हम लोग रबर के कॉर्क से जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। सभी सिरिंज से क्या करेंगे, इस वाले पिस्टन को हटा लेंगे ताकि हम इसमें सामान भर सके। और क्या करेंगे, पहली सिरिंज में हमने 3 लिए हैं तो पहले वाले में क्या करेंगे, हवा रहने देंगे, यानी कि कुछ नहीं भरेंगे तो उसमें हवा है। दूसरे वाले में जल भर देंगे और तीसरे वाले में चौक के टुकड़े भर देंगे। 3 अलग अलग लिए, एक में कुछ नहीं भरा यानी कि हवा है, दूसरे में जल डाल दिया और तीसरे में चौक का टुकड़ा डाल दिया। मतलब एक में गैस है, दूसरे में द्रव है, और किसमें है, पहले वाले में गैस है, दूसरे वाले में जल है और तीसरे वाले में ठोस है। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा दें, वापस से लगा देंगे। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। ये जो मूवमेंट है आगे पीछे, यानी जो पिस्टन है आसानी से दबे अंदर की ओर जाए, गतिशील हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसलीन लगा लेंगे ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, स्मूथ हो जाए। पिस्टन और इसके बीच जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, वैसलीन लगा देंगे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो आप खुद से ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि आपने 3 जो सिरिंज लिए हैं, एक में हवा है, एक में जल है और एक में क्या है, चौक पाउडर का चौक का टुकड़ा है। पिस्टन लगा दिया,
सबको आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, सबको ना ऐसे दबाने की कोशिश जो है आप कर रहे हो, तो बताओ किस केस में पिस्टन ज़्यादा दबेगा। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, तो आप एक झटके में आंसर देंगे हवा के केस में, जिसमें कुछ नहीं था, जिसमें हवा था उसमें। तो हवा के केस में क्या हुआ, आपने पूरा 100 ml वॉल्यूम का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। 100 ml का हमने सिरिंज लिया हुआ है और पूरे को पैक कर दिया हुआ है, पूरे को हमने डाल दिया हुआ है जल से, हवा से और चौक के टुकड़े से। तो पिस्टन आप देखेंगे कि हवा के केस में जो है अंदर तक चला जाता है, पिस्टन जो है हवा के केस में अंदर तक चला जाता है। हम बोल सकते हैं कि हवा को कंप्रेस कर दिया पिस्टन ने। जल के केस में जा सकता है लेकिन थोड़ा जाएगा, लेकिन चौक का टुकड़ा जो हमने ठूंस दिया उसमें तो पिस्टन जाएगा ही नहीं, उसमें तो पिस्टन जाएगा ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि चौक के केस में पिस्टन जो है लगभग नहीं जाएगा अंदर। जल के केस में थोड़ा बोल सकते हैं कि दब जाए, चला जाए पिस्टन अंदर, लेकिन गैस के केस में काफी अंदर तक जो है पिस्टन चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो गैस है वो सबसे ज्यादा संपीड़ित हुई है, जो जल है कम संपीड़ित हुआ है, और जो ये ठोस है चौक का टुकड़ा है वो सबसे कम संपीड़ित हुआ है, वो तो संपीड़ित हुआ ही नहीं, आप समझ जाओ। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कंप्रेशन काफी अधिक होती है। अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से फील जो है वो आएगी। वैसे भी आपको फील क्या आएगी आप समझ ही सकते हो, आप फील वैसे भी कर ही पा रहे होंगे, है ना। बचपन में तो हम लोग खेलते ही थे ना इससे। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन जो भरी गई होती है, संपीड़ित करके भरी गई होती है। तो आप याद रखेंगे, अगर हम संपीड़न की बात करें तो गैसों का संपीड़न जो है बहुत ज्यादा होता है, इससे बहुत कम संपीड़न जल का होता है और इससे बहुत कम संपीड़न ठोस का होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो घरों में जो आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हो जिसमें कि एलपीजी भरी गई होती है, वो एलपीजी उसमें कंप्रेस्ड होती है, यानी एलपीजी को जो है कंप्रेस करके भरा गया होता है लिक्विड स्टेट में। देखो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम गैस है उसको इतना कंप्रेस करके भरा गया होता है कि वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जो गैस है वो किस में बदल गई है, लिक्विड में बदल गई है, इतना ज्यादा कंप्रेस करके उसमें भरा गया होता है। अगर आप उस गैस को छोड़ दें उसके नेचुरल स्टेट में, यानी जैसे वो रहना चाहती है उस अवस्था में अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करेगी। ऐसे जो गैस का सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हो जिसका वेट जो है 14-15 kg के आसपास होता है, उसमें जो गैस भरी गई होती है वो 27-28 लीटर के आसपास होती है। आई थिंक 27 से 28 लीटर के आसपास होती है गैस का आयतन कंप्रेस करने के बाद। अगर आप इस गैस को इसके वास्तविक स्थिति में छोड़ दें, बिना कंप्रेस किए हुए इस गैस को छोड़ दें इसके नेचुरल स्टेट में, जैसा ये रहना चाहती है उस स्टेट में, तो इससे कई गुना ज्यादा ये गैस जो है आयतन लेगी। तो सोच कर देखो, गैस के एक बहुत बड़े आयतन को हम लोग क्या करते हैं कि कंप्रेस करके एक छोटे से आयतन में पैक कर देते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। तो जो सीएनजी है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो इस्तेमाल किया जाता है अस्पतालों में या फिर घर में जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उन सारे में जो गैस भरी गई होती है ना, वो कंप्रेस करके भरी गई होती है। जो एलपीजी है इसके मुख्य घटक के बारे में कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ब्यूटेन होता है और यहाँ पर सीएनजी जो है यहाँ पर मीथेन होता है। मुख्य घटक सीएनजी में मीथेन होता है और एलपीजी में ब्यूटेन होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा 27 से 28 लीटर आयतन में कन्वर्ट कर दिया जाता है गैस के एक बड़े से आयतन को। तो गैस जो अत्यधिक संपीड़ित है इससे हमें यही बेनिफिट मिलता है कि गैस के एक बड़े से आयतन को कम आयतन के सिलेंडर में हम लोग भर सकते हैं कंप्रेस करके। भाई गैस के कण दूर दूर थे, सब पे बल लगाया कि बेटा आ जाओ, पास आ जाओ, सबको पास ला दिया और भर दिया एक डब्बे में, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, राइट। तो 27 से 28 लीटर जो गैस का आयतन है कंप्रेस करने के बाद सिलेंडर में अगर हम उसको खुला छोड़ दें प्राकृतिक अवस्था में इसके,
तो एक बहुत ज़्यादा आयतन लेगा, उतने आयतन का हम कंटेनर कहाँ से लाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है काफ़ी हमें सुविधा मिलती है, गैस जो कंप्रेस होती है इस कारण से। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। मम्मी किचन में क्या बना रही है, हलवा बना रही है, कौन सा पकवान बना रही है, हम बेडरूम में सोए सोए ही भाप लेते हैं, पता लग जाता है कि क्या बना रही है। क्यों पता लग जाता है? ये गंध जो है हम तक कैसे पहुंचती है, हम लोग ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ क्षणों में ही पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें। भाई गर्म खाने जो होते हैं उनके कणों के पास अधिक ऊर्जा होती है, वो ज़्यादा गतिशील होते हैं, तो वो तेजी से हमारे तक पहुंच जाते हैं। अगर खाना ठंडा हुआ तो उनके कणों के पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी कि हमारे नाकों तक वो पहुंच पाए। और इसमें मदद करती है वायु, हवा जो है मदद करती है, उसको और धक्का मारती है तेजी के साथ हमारे नाकों तक पहुंचाने के लिए। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। मैंने आपसे कहा ही कि गैस के कण जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, उनके कणों के पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है, तो तेजी के साथ वो विसरित हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर विसरण हम पूछें, विसरण दर अगर मैं आपसे पूछता हूं सबसे ज्यादा किस केस में होती है, तो गैस के केस में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव के केस में, और ठोस के केस में तो बहुत कम आप बोल सकते हो। यहां पर देखो आपको ना कणों को दिखाया गया है। ठोस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है और उसको जूम करके दिखाया गया है कि देखो भाई कण जो है इसमें कितने पास पास है, कितने पास पास है। कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है ना। जो आकर्षण है कणों के बीच में, जो आकर्षण है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम रिक्त स्थान की बात करें, रिक्त स्थान की बात करें तो सबसे कम है। और ठोस के कण स्वतंत्र रूप से गतिशील नहीं होते हैं, अपने माध्य बिंदु के आगे पीछे केवल कंपन करते हैं। इसमें आ जाइए तो रिक्त स्थान जो है थोड़ा सा कम हो गया है, रिक्त स्थान थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इनके कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम है, ठोस की तुलना में थोड़ा कम है। थोड़ा कम है तो रिक्त स्थान ज्यादा है, राइट। जो आकर्षण है वो थोड़ा सा कम हो गया, रिक्त स्थान ज्यादा हो गया। और स्वतंत्र गति करते हैं इनके कण, आपको दिखाया गया है एरो लगा लगा करके। इनके कण स्वतंत्र रूप से जो है अपने स्थान को छोड़ करके इधर उधर भागते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें तो आकर्षण बल जो है कणों के बीच में बहुत कम है। क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है। और इनके कणों के पास गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ये सबसे तेज भागते हैं। इनके कण जो है सबसे तेज भागते हैं, इनके कण जो है थोड़े कम तेज भागेंगे, और इनके कण जो है भागेंगे नहीं, केवल कंपन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सारे के कण गतिशील हैं? बिल्कुल सारे के कण गतिशील हैं। फर्क यह है कि ये दोनों जो है अपना स्थान छोड़कर इधर उधर भागते हैं, और ये अपने स्थान के ही आगे पीछे केवल बोल सकते हो कंपन करते हैं। ए, बी तथा सी पदार्थ के तीन अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध और आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। तो ठोस के कण सबसे पास होते हैं, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव के कण जो है थोड़े दूर होते हैं, आकर्षण बल कम होते हैं। गैस के कण काफी दूर होते हैं, आकर्षण बल बहुत कम होता है। अगर हम कणों की ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो गैस के कणों के पास है, उससे कम ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा, उससे कम, गैस से कम ऊर्जा है द्रव के कणों के पास, और सबसे कम ऊर्जा है ठोस के कणों के पास। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। यानी गैस के जो कण है वो किसी भी डायरेक्शन में भागते हैं, किसी भी डायरेक्शन में भागते हैं, अनियमित होती है और बहुत ही तेज होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। मान लीजिए गैस को आपने भर दिया किसी बर्तन में, तो गैस के कण तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं ना, इधर उधर कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई निश्चित रास्ता नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में भागते हैं, अनियमित गति से भागते हैं। अनियमित गति होती है उनकी और अत्यधिक तीव्र होती है, तो वो आपस में टकराते हैं।
भाई भाग रहे हैं इधर उधर तो आपस में आकर के टक्कर मार देते हैं। और जो गैस की दीवार होती है, सॉरी बर्तन की जो दीवार होती है उसके दीवारों पर भी आकर के टक्कर मारते हैं उनके कण। तो टक्कर मारना बेसिकली क्या, बल लगाया है ना। गैस के कण ऐसे दीवार पर आकर के धक्का जो मार रही है तो बोल सकते हैं ना कि दीवार पर बल लगा रही है। तो इकाई क्षेत्रफल पे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है गैस के द्वारा उसे हम गैस का दाब बोलते हैं। हम बोलते हैं ना गैस के पास अपना भाई कुछ दाब होता है, गैस जो है कुछ दाब डालती है बर्तन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के कणों के द्वारा लगाया गया बल होता है कितने एरिया पे, यूनिट एरिया पे। क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है। तो इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगाया जाएगा गैस के कणों के द्वारा उसी को हम लोग गैस का दाब बोलेंगे, राइट। अगर आप 2 साल पहले वाली एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें आपको इसी वाले चैप्टर में ये बॉक्स भी देखने को मिलता है, इसे भी जाने। लेकिन अब एनसीईआरटी से इसे हटा दिया गया है। हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, ठोस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्रव और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गैस। केवल इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में अब एनसीईआरटी के अंदर आपको पढ़नी है। लेकिन थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं इस पे भी, बहुत आसान है और क्या पता कहीं सवाल आ जाए तो आप बना करके आ जाएंगे। 2 अवस्थाएं और होती हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा कणों के पास पदार्थ के किस अवस्था में है, तो आप बोलेंगे इस प्लाज्मा अवस्था में है। इस प्लाज्मा अवस्था में मैक्सिमम एनर्जी जो है इसी के केस में है। मैक्सिमम एनर्जी, सबसे अधिक ऊर्जा पदार्थ के कणों के पास है, प्लाज्मा स्टेट में है। देखो सवाल इस किताब में ही लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है ना, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत गैस, एक गैस आयनीकृत कब होता है, आयनीकृत का मतलब क्या हुआ कि गैस के जो एटम्स है, परमाणु है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलता है जब उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है ना। मान लीजिए कि ये नाभिक हो गया, ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेगा जब इसको ऊर्जा मिलेगी, ठीक। या फिर बोल दो गैस आयनीकृत तभी होती है जब उसको ऊर्जा मिलती है। तो प्लाज्मा स्टेट में कहा जा रहा है कि जो गैस है वो आयनीकृत है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस को और ऊर्जा मिली है, तब जाकर के वो आयनीकृत हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि गैस के पास जो कण था उसे और ऊर्जा मिली कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। गैस के कणों को और ऊर्जा मिली कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो हम बोलेंगे क्या कि प्लाज्मा स्टेट में जो कण है उसके पास गैस से भी ज्यादा ऊर्जा है, उसके पास गैस से भी अधिक ऊर्जा है, गैस से भी ज्यादा ऊर्जा है। क्योंकि गैस को हम और ऊर्जा देते हैं तभी जाकर के ये गैस आयनीकृत होती है और प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है, ठीक। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC में सबसे अधिक ऊर्जा किस केस में है कणों के पास, प्लाज्मा स्टेट में है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, इस वाले ट्यूब में और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। मान लीजिए ये नियॉन बल्ब है, इसमें नियॉन जो कि एक अक्रिय गैस है, नियॉन गैस इसमें भरी गई नियॉन गैस। लेकिन जब इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एनर्जी है। हम गैस को इलेक्ट्रिक एनर्जी जब देते हैं तो ऊर्जा को पा करके जो नियॉन गैस के परमाणु हैं वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यानी नियॉन गैस को हमने इतनी ऊर्जा और बाहर से दे दी कि उनके पार्टिकल्स, से पार्टिकल पढ़ेंगे आप, हम एटम को बोलते हैं यहाँ पर बार बार पार्टिकल्स बोलते हैं ना, एक्चुअल में क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो इनके एटम्स होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। यानी नियॉन गैस जो कि अक्रिय गैस है वो भी आयनीकृत हो जाती है। इतनी ऊर्जा जो है उसको मिल जाती है जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। तो नियॉन
बल्ब में नियॉन गैस भरी गई होती है और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है इसमें हीलियम गैस भरी जाती है या फिर कोई दूसरी गैस भी भरी जा सकती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन जो है, हीलियम गैस है, हमने ऊर्जा इतनी दे दी कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया एटम से, तो हीलियम के पास क्या होगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ना हीलियम गैस जो है अब आवेशित है, क्योंकि इसके ऊपर एक आवेश है, धनात्मक आवेश है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। जब यह गैस आयनीकृत हो जाती है तो हम बोलेंगे कि प्लाज्मा स्टेट अब बन चुका है और प्लाज्मा स्टेट के पास अपनी कुछ चमक होती है, तो ये चमकने लगते हैं। अब चमक जो आएगी किस रंग की आएगी डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, ठीक है। हीलियम गैस भरेंगे तो यहाँ पर अलग चमक देखने को मिल सकती है, नियॉन गैस भरेंगे तो अलग चमक देखने को मिल सकती है। चमक आएगी लेकिन किस रंग की चमक आएगी, कैसी होगी, डिपेंड करता है गैस के स्वभाव पे, नेचर पे। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो जब ये जो बॉक्स है इसे हटाया नहीं गया था एनसीईआरटी से, तब एनसीईआरटी से प्रश्न जो पूछे जाते थे तो ये सवाल खूब पूछे जाते थे। सूर्य और तारों में भी चमक होती है। प्लाज्मा अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। सूर्य और तारों में भी चमक जो होती है प्लाज्मा के कारण होती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि सूर्य और तारों में प्लाज्मा स्टेट बन रहा है। क्यों बन रहा है? हाई टेम्परेचर के कारण। भाई इतनी ऊर्जा, इतनी तापमान जो है मिल जाती है, इतनी ऊर्जा उसमें मिल जाती है तारों में कि प्लाज्मा स्टेट तैयार हो जाता है। तो गैस को हम लोग ऊर्जा देते हैं, गैस को ऊर्जा देते हैं तब वो गैस जो है आयनीकृत हो जाती है, आवेशित हो जाती है और एक चमकीला प्लाज्मा अवस्था जो है तैयार होता है। समझे आप? सबसे ज्यादा ऊर्जा प्लाज्मा स्टेट के पास है, कणों के पास। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो 1920 में हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने ना पदार्थ की पांचवी अवस्था को लेकर के कैलकुलेशन किया था। अब जो इन्होंने कैलकुलेशन किया था इसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। किस आधार पे की? इन्होंने जो कैलकुलेशन किया था उस आधार पे की। लेकिन ना तो ये और ना ही ये, दोनों वैज्ञानिक में से कोई भी वैज्ञानिक जो है पांचवी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, यानी इस वाले अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, ना तो सत्येंद्र नाथ बोस और ना ही अल्बर्ट आइंस्टीन। बोस साहब केवल कैलकुलेशन किए थे और इनके कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी। 2001 में आकर के अमेरिका के ही 3 वैज्ञानिक थे, कॉर्नेल, कैटरले और वीमैन। केवल ये नाम आप याद रखो, कॉर्नेल, कैटरले और वीमैन। चाहो तो याद रखो या फिर आप छोड़ भी सकते हो। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त कर ली और इसके कारण जो है इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक, अब देखो इन्होंने ये अवस्था कैसे प्राप्त किया। ये अवस्था प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। ये अवस्था प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? हम जानते हैं कि जो वायु है वो हल्की होती है, बहुत कम घनत्व जो है वायु की होती है, वायु हल्की होती है। अब वायु का जो घनत्व है उसमें भाग लगाओ आप 1 लाख से। वायु के घनत्व में आप भाग लगा दो 1 लाख से। जो घनत्व आएगा उस घनत्व के गैस को लेना है और उसके तापमान को बहुत कम कर देना है, बहुत कम कर देना है उसके तापमान को, तब जा करके ये स्टेट, प्लाज्मा स्टेट जो कि पांचवी अवस्था है पदार्थ की, ये जो है हमें मिलती है। राइट। तो वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। तो इतना आसान नहीं है इस वाले अवस्था को प्राप्त करना। सबसे पहले तो आपको गैस कैसी चाहिए? वायु का जो घनत्व है उसके 1 लाखवें भाग के बराबर जो है आपको गैस चाहिए। उसके 1 लाखवें भाग जो घनत्व है उसका, उस घनत्व का आप 1 लाखवां भाग कर दो, 1 लाख से भाग लगा दो, तब जो हमें घनत्व मिलेगा उस घनत्व का हमें गैस चाहिए और उसको ठंडा करना पड़ेगा बहुत ही कम तापमान पे, बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करना पड़ेगा। ये तापमान भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इस अवस्था को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। अब देखो
यहां पर हम गैस को क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा कर रहे हैं। अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, ठंडा करते हैं तो उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो अगर हम इस 5 अवस्था को देखें तो इसमें किस अवस्था में पदार्थ के कणों के पास मिनिमम एनर्जी होती है, सबसे कम ऊर्जा होती है, तो इस वाले केस में आप बोल सकते हो, इस वाले केस में आप बोल सकते हो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में पदार्थ के पास कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है और सबसे अधिक प्लाज्मा अवस्था में कणों के पास होती है। तो जितना आपने पढ़ लिया उसके बाद आपसे किताब में प्रश्न पूछा जाता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, ये घनत्व बराबर होता है। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। इन सारे को बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई और लोहा है। देखो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, बांट लेंगे ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस में हम लोग बांट लेंगे। हम जानते हैं कि ठोस का जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, उससे कम होगा द्रव का, और गैस हल्की होती है, गैस का घनत्व सबसे कम होगा। तो ठोस में ये चौक और ये लोहा है, ये लोहा और ये चौक है। द्रव में शहद है और जल है, और गैस में वायु है, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर धुआं केवल लिखता हूं मैं, चिमनी का धुआं। इतना तो हमें समझ में आया कि ये जो गैस है, वायु और धुआं, इसका घनत्व जो है बाकी सबसे कम होने वाला है और सबसे अधिक ठोस का होगा। ठोस में भी क्या है, लोहा है और चौक है। अच्छा, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम वाले को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो गैस में वायु और धुआं उठाते हैं। वायु और धुआं में चिमनी के धुआं का जो घनत्व होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि चिमनी का जो धुआं होता है उसमें बहुत सारे जो है अधजले कण होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो जले हुए नहीं होते हैं, तो उसके कारण जो है बोल सकते हैं धुआं जो है उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, धुआं लिख लेंगे। उससे ज़्यादा सबसे कम घनत्व तो हमें सबसे पहले लिखना है ना, तो वायु हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उससे ज़्यादा धुआं का घनत्व, राइट। अब देखो हम लोग द्रव के पास आते हैं। द्रव में हमारे पास क्या है, शहद है और जल है। तो शहद को अगर आप जल में डालते हो तो शहद नीचे जाकर के बैठ जाता है, तो शहद का घनत्व जो है जल से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग शहद लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अच्छा रुई भी तो है, तो ठोस में रुई भी आ जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, लोहा है, चौक है, रुई है। तो इतना तो आप समझ सकते हो कि भाई लोहा का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम चौक का होगा, और रुई का उससे कम होगा। अभी भी ये ऑर्डर जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि सही है क्योंकि हमने लोहा को सबसे ज़्यादा घनत्व में रखा है, उससे कम चौक, उससे कम रुई, ये सारे ठोस हो गए। ठोस से कम घनत्व द्रव का होता है, तो जल और शहद में शहद का ज़्यादा हो जाएगा, जल का कम हो जाएगा। सबसे कम घनत्व गैस का होता है, तो इस हिसाब से गैस सबसे पीछे है और वायु सबसे कम और धुआं उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, रुई को लेकर के। ये जो रुई है अगर आप जल में डालेंगे तो जल में रुई जो है तैरने लगती है, और शहद में डालेंगे तो शहद में तैरने लगती है। तो रुई का घनत्व जो है ना जल और शहद से भी कम है, भले ये ठोस है इसके बावजूद भी। सोचो ना, आप 1 kg जल ले लेते हो, 1 kg शहद ले लेते हो, 1 kg रुई ले लेते हो। सबका द्रव्यमान अगर आप बराबर कर देंगे तो ज़्यादा आयतन किसका आएगा, रुई का आएगा। रुई का आयतन बहुत ज़्यादा आएगा, तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा, द्रव्यमान हमारा निश्चित हो जाएगा, तो घनत्व कम हो जाएगा। तो रुई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे और यहां पर लिखेंगे रुई, तब लिखेंगे यहां पर जल, तब लिखेंगे यहां पर शहद। अब जाकर के सही है, अब जाकर के सही है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डेंसिटी के। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो ऐसे आप लिख सकते हो, यही चीज आपसे कहा जा रहा है करने को, कि ठोस की अगर हम बात करते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक। द्रव का
निश्चित आकार नहीं होता है, गैस का निश्चित आकार नहीं होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, लेकिन गैस का निश्चित नहीं होता है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ठोस जो है नगण्य संपीड़ितता है इसके पास, द्रव में थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी हम बोल सकते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम तरलता की बात करें, बहने की बात करें, ठोस बहता नहीं है, ठोस नहीं बहता है, द्रव और गैस ये दोनों बहते हैं। हम लोग फ्लूइड जब बोलते हैं, हम लोग जब तरल बोलते हैं तो तरल में हम लोग किसको किसको रखते हैं? गैस को रखते हैं। गैस सबसे ज़्यादा तरल है और उसके बाद हम लोग द्रव को रखते हैं। लेकिन ठोस क्या है? तरल नहीं है। कणों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो हम लोगों ने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले कि ठोस के कण जो है बहुत पास पास होते हैं, द्रव के कण जो है उससे थोड़े दूर होते हैं और गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल की बात करें तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में बहुत कम होता है आकर्षण बल। गति की बात करें तो ठोस के कण जो है केवल कंपन करते हैं, ये गतिशील होते हैं लेकिन कम होते हैं, और द्रव के कण जो है वो भागते हैं इधर उधर और गैस के कण तो और तेजी से भागते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे टेबल बना लेंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। भाई कुछ न कुछ आपको बताना है इन सब के बारे में, टिप्पणी कीजिए, कुछ चंद शब्द जो है आपको कहनी है इन सब के बारे में। दृढ़ता, दृढ़ता, ठोस जो है दृढ़ है। दृढ़ता का मतलब हो गया कि हम पदार्थ पर बाहर से बल लगाएंगे उसके बावजूद भी उसका आकार नहीं बदलेगा, भले वो टूट जाएगा। संपीड़ितता, जब हम किसी पदार्थ पे बाहर से बल लगाते हैं और उसके आयतन को कम कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि जो पदार्थ है वो संपीड़ है, यानी बल लगा करके आयतन को कम कर देना ही संपीड़ितता है। तरलता, पदार्थ के बहने के गुण को हम लोग तरलता बोलते हैं। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस का भरना, देखो बर्तन में हम गैस को डालते हैं तो पूरा बर्तन ही गैस से जो है भर जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि गैस का कण जो होते, गैस के जो कण होते हैं स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, पूरे बर्तन में वो फैल जाते हैं क्योंकि वो गतिशील है स्वतंत्र रूप से और आकर्षण बल उनके बीच में है नहीं, तो पूरे बर्तन में वो घूमते रहते हैं। आकार की बात हम करते हैं तो कुछ टिप्पणी हमें करनी है तो हम बोल सकते हैं भाई ठोस का आकार जो है निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस के कणों के पास है और ठोस के कणों के पास सबसे कम है। घनत्व, ये है घनत्व। अब हमें कारण बताना है। ए में गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। जिस बर्तन में गैस को रखते हैं गैस उस पूरे बर्तन को भर देती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि गैस के कण जो है स्वतंत्र रूप से गतिशील है, उनके कणों के बीच आकर्षण बल नहीं के बराबर है, बहुत कम है, और वो स्वतंत्र रूप से गतिशील है तो पूरे बर्तन में घूमते रहते हैं। इस प्रकार से वो भर जाते हैं पूरे बर्तन में। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस के कण, इसका भी कारण वही है, गैस के कण जो है स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं और अनियमित गति करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में भागते रहते हैं। वो आपस में भी टकराते हैं और दीवार से भी टकराते हैं, आपस में टकराते हैं और दीवार से भी टकराते हैं। तो दीवार से टकराते हैं अर्थात दीवार पर बल लगाते हैं और इकाई एरिया पर, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम दाब बोलते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाएगी भाई? क्योंकि लकड़ी की जो मेज है उसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है ना, संपीड़ नहीं है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हवा में हम आसानी से हाथ चला पाते हैं, है ना, हवा में आसानी से हाथ ऐसे चला पाते हैं, ऐसे चला पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो हवा है, गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो हम लोग आराम से हाथ को हवा में चला लेते हैं। यानी कि गैस के कण के बीच आकर्षण बल इतना कम है कि हम ऐसे करते हैं तो उनके कणों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है ना, उनके कण की दूरी और बढ़ जाती है, हम आसानी से हाथ चला पाते हैं। ठोस की बात करें तो हम आसानी से हाथ नहीं चला पाएंगे क्योंकि ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत अधिक है, तो वो कण जो है आपस में वो कण जो है एक दूसरे से हटेंगे नहीं। हम चला सकते हैं, इसके लिए क्या है कि कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, इस हिसाब से हम लोग फोर्स लगाएंगे और उतना फोर्स लगाएंगे कि ठोस के कणों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे या फिर उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसे तोड़ देंगे। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। हम लोगों ने देखा
ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव का और सबसे कम गैस का। तो यूजुअली यही चीज होता है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम होता है। अगर हम घनत्व की बात करें तो सामान्य तौर पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ठोस का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है द्रव से, राइट। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बर्फ के टुकड़े को हम लोग जल में ऐसे तैरते देखते हैं, जो बर्फ है ये तो ठोस है, ठीक, और जो जल है ये तो द्रव है। इस हिसाब से बर्फ के टुकड़े को डूब जाना चाहिए था जल में। तो देखो बर्फ जल ये जो है ना, बोल सकते हो कि अपवाद है, या फिर बोल सकते हो कि एक खास बिहेवियर है। ऐसा जो है बर्फ के केस में ही होता है। होता क्या है कि जल को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ हमें मिलती है, ठीक। जब जल बर्फ में बदलता है तो आयतन बढ़ जाता है, यानी जल के आयतन से बर्फ का आयतन ज्यादा हो जाता है। तो डेंसिटी बराबर जो हमारा मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण डेंसिटी कम हो जाता है बर्फ का। ये स्पेशल केस है ना। पानी के केस में ही ऐसा होता है, हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता है, पानी के केस में ही ऐसा होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब ठोस पिघलता है तो आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी के केस में उल्टा है। जल जब ठोस में कन्वर्ट होता है, जल जब बर्फ में बदलता है तो आयतन बढ़ जाता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, उल्टा बोल दिया। यहां पर जल ठोस में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जब द्रव ठोस में कन्वर्ट होता है तो आयतन कम हो जाता है। जब द्रव ठोस में कन्वर्ट होता है तो आयतन कम हो जाता है, लेकिन जल के केस में क्या होगा कि जब ये ठोस में कन्वर्ट होगा तब आयतन बढ़ जाएगा। समझे आप? सामान्यतः क्या होता है कि द्रव जब गैस में कन्वर्ट, गैस नहीं ठोस, सामान्यतः जब द्रव ठोस में बदलता है तो जो आयतन है ये कम हो जाता है। लेकिन जल के केस में क्या होगा, जब जल बर्फ में कन्वर्ट होगा यानी ठोस में कन्वर्ट होगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए डेंसिटी कम हो जाएगा। बर्फ की संरचना कुछ ऐसी बनती है, बर्फ की संरचना जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कुछ ऐसी बनती है कि इसका आयतन जो है बढ़ जाता है, इसीलिए जो डेंसिटी है कम हो जाता है। डेंसिटी कम होने के कारण ये जल में तैरता है। थोड़ा सा घनत्व कम हो जाता है ना, थोड़ा सा घनत्व जो है कम हो जाता है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है जल का, तो बर्फ का जो है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। चाहो तो आप इस घनत्व को याद रख सकते हो। अब आइए कुछ ऐसे प्रश्नों को करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के मूल तत्वों से बने होते हैं? 5 प्रकार के मूल तत्वों से बने होते हैं, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण को गलत दर्शाता है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, सही है। पदार्थ के कण सूक्ष्म नहीं होते हैं, गलत है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु स्पष्ट सीमा नहीं होती, गलत हो जाएगा। स्पष्ट सीमा होती है। ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु निश्चित आयतन नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठोस का तो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोसों का कोई निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा निश्चित आयतन नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। ये सही है गैस के लिए। गैस के लिए सही है कि ना तो आकार निश्चित, ना ही आयतन और ना ही कोई स्पष्ट सीमा। ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है, सही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं, गलत हो जाएगा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, वो मुक्त रूप से गति नहीं करते हैं जैसे कि गैस और द्रव के कण करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकलित होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस के कण जो है अधिक निकट होते हैं गैस के
गैस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ठोस कणों में गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, गलत हो जाएगा। गैस कणों के पास अधिक ऊर्जा होती है ठोस से हम अगर कंपेयर करते हैं तो। ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? पानी द्रव है, ऑक्सीजन गैस है, चीनी ठोस है, स्पंज भी ठोस है। देखो चीनी और स्पंज दोनों ठोस हैं। चीनी, स्पंज, रबर, रबर बैंड याद है आपको? मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में जो है दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप सोचेंगे भाई कि स्पंज को तो हम दबा देते हैं, ठोस तो दबते नहीं है, यानी स्पंज जो है संपीड़ है, ठोस तो संपीड़ होते नहीं है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको समझाया कि ये क्यों दबता है। तेल जो है द्रव है, चीनी ठोस है, जूस और दूध ये दोनों द्रव है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? अत्यधिक संपीड़ित है तो गैस अवस्था जो है, गैस जो है अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही है। ये सब एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं और सब के सब आप देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन उठा करके पूछा गया है। दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, सही है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। तो दोस्तों यहां पर पार्ट 2 हमारा समाप्त होता है। पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।